नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का भौतिक भूगोल देखेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत नदियां और नदियों की घाटी देखेंगे। इसके अंतर्गत आपका ये पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर करिए। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा सम्मिलित और अधीनस्थ सामान्य चयन परीक्षा 2019 का 4th शिफ्ट का पेपर है। लोअर कहते हैं इसको। तो उत्तर भारत की कौन सी नदी को निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो ये पेन्नर रिवर को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, पेन्नर रिवर है, पेन्नर रिवर। हम लोग देखेंगे ये कहाँ से निकलती है। कर्नाटक के कोलार जिले से निकलकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये कावेरी रिवर है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, सबको देखेंगे। तो देखिए, इसका उत्तर डी था। प्रश्नगत विकल्पों में पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम कोलार जिले कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से होता है। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो देखिए, माही, साबरमती और तापी या ताप्ती, ये तीनों नदियां जो है खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। और कोयना नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो यही आपका आंसर होगा। ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये है कोयना रिवर। कोयना रिवर जो है, और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, आकर के यहाँ पर मिल जा रही है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। ये भीमा भी कृष्णा की सहायक नदी है। ये देखिए, पेन्नर रिवर है, पेन्नर रिवर जो हम लोग देख रहे थे। ये कावेरी हो गई और ये कृष्णा नदी हो गई। इसी में इधर से कोयना रिवर थी। ये भीमा हो गई और इधर से जाकर कोयना मिलती है। ये तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। तो थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं ताकि नदियां अब दिमाग में आ जाएं। ये गोदावरी कृष्णा के ऊपर पड़ती है। इंद्रावती और वेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और कराड़, सतारा जिले में ही कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो सतारा जिले से ही निकलती है और सतारा जिले में ही कृष्णा नदी से मिल जाती है कोयना नदी। इसको महाराष्ट्र की
जीवन रेखा कहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाटी की ढलानों से निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाटी की ढलानों से निकलती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूपी SSC गन्ना पर्यवेक्षक 2018 का एक क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाटी की ढलानों में स्थित त्रयंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें से पूछ लेता खासतौर से इंद्रावती, वेनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता, इन चारों को मुख्य रूप से पूछता है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं या गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से निकलती है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती। ये जो 6 नदियां देख रहे हैं ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है, अर्थात इसको बेसिन कह लीजिए। किसका बेसिन ज़्यादा है? बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। तो सीधे सीधे आप इस पर आ जाइए कि इसमें से कौन सी नदी माने का बेसिन ज़्यादा है। तो इसको ऑप्शन को देखने पे लगता है कि कृष्णा जो है, कृष्णा नदी का बेसिन जो है सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस यहाँ पर। चलिए सब कुछ। तो यूपी SSC होम्योपैथी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। देखते रहिए कौन कौन से परीक्षा में पूछा गया है। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, तापी, पेन्नार तथा सुवर्णरेखा का स्थान है। प्रश्न का अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का अर्थ, नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग न्यूनतम है, प्रकट हो रहा है। अतः बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग अधिकतम कृष्णा का और न्यूनतम जो है सुवर्णरेखा का है। चलिए, तो ये जब हमारे सामने अंग्रेजी का प्रश्न है ही नहीं तो उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, चाहे अधिकतम पूछे तो कृष्णा को कर दीजिएगा, न्यूनतम पूछे सुवर्णरेखा कर दिया। यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन देखने का हम लोग का उद्देश्य ये है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अनुमान लगाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, इनमें कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में। आसान प्रश्न है। पश्चिम दिशा में बहने वाली कम ही नदियां हैं। तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती
पश्चिम दिशा में बहती हैं, लूनी भी पश्चिम दिशा में बहती है, साबरमती भी पश्चिम दिशा में बहती है। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ये 5 नदियों का नाम याद रख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5 पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कहा जाता है कि अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, तो वही पूछ रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, ये आपको बताना है। तो ये सोन नदी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में मिलती है। सोन गंगा के दक्षिण तट दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है। तो दाहिने और बाएं आप कैसे देखिए, गंगा जो है हिमालय से निकल करके ऐसे ऐसे बहते हुए जा करके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसे तो जब पूरब की दिशा में ऐसे आप करेंगे तो आपके इधर से जो नदियाँ आएंगी ये दाहिने साइड की नदियाँ होंगी और ये बाएं साइड की नदियाँ होंगी। इस प्रकार से अगर जो नदी यहाँ से ऐसे बहेगी जैसे नर्मदा और ताप्ती हैं, तो ये कैसे हो जाएंगी? ये दाहिने हो जाएंगी और ये बाएं जाएंगी, राइट और लेफ्ट। तो ये ऐसे नदियों का राइट और लेफ्ट निर्धारित करते हैं कि जिधर को बहती उधर अपना मुंह कर लीजिए, सिर कर लीजिए और उसके बाद फिर अपना राइट और लेफ्ट के अनुसार कर लीजिए। तो देखिए यहीं पर लिख रहा है सोन गंगा की दक्षिण तट दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है जो पटना में मिलती है गंगा से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? अरब सागर अर्थात भारत का पश्चिमी तट। तो किस नदी का समागम अरब सागर में है बताइए? तो अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती ये सब नदियाँ आती हैं। तो यहाँ पर नर्मदा आपका आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सभी जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसके मध्य से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए दोस्तों। तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है और तापी जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती या तापी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई, पूर्व नाम मुल्तापी, के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। तो बैतूल जिले के मुल्ताई। तापी की लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात है। नर्मदा नदी, ये भी पूछा जाता है, धुआंधार प्रपात के बारे में पूछा जाता है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं से होता है, जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं से होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो तापी नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो दोस्तों फटाफट। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती। तो आप जानते हैं कि सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है, तो यही यमुना से नहीं मिलती। उसके बाद चंबल, बेतवा, केन, ये सब नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये है यमुना की सहायक नदियां, आपको मालूम चल जाएगा। यमुना नदी है, ये है चंबल नदी, ये है बेतवा नदी और ये है केन नदी। ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। एक बीच में सिंध भी है, इसको भी देख लीजिए। तो 1 2 3 4 इस साइड से मिलने वाली जो है यमुना की ये 4 सहायक नदियां हैं। और ये जो है देख रहे हैं पार्वती, काली सिंध और बनास, ये तीनों नदियां जो आप देख रहे हैं, ये जो तीनों नदियां किसकी हैं? चंबल की सहायक नदी हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, ये जो है चंबल की सहायक नदी हैं। और इसको इसी क्रम में याद कर लीजिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSB के, ताकि आपको ये पूरब से पश्चिम भी लगाने को दे देता है कई बार। तो CSB के चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना आकर इलाहाबाद में किसे मिलती है? गंगा से आकर के मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में सोन नदी यमुना से न मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल और केन CSB के यमुना नदी से मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन CSB के। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए आप काबिनी और हेमवती के बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अमरावती के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। तो अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदी है, इसलिए आपको क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों।
काबिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। देख रहे हैं ना, देखने में छोटी लगती हैं सब, लेकिन कावेरी नदी की लंबाई भी 805 किलोमीटर। 805 किलोमीटर एक बहुत ज़्यादा लंबाई होती है। तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर कावेरी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे छोटी नदी कौन सी है? दिए गए विकल्प में सबसे छोटी नदी कौन सी है, बताइए। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो है कृष्णा, नर्मदा और कावेरी जो है बड़ी नदियां हैं, जबकि सोन जो है सबसे छोटी नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। जो गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लंबाई दे दिया है। कावेरी की लंबाई 800 दिया है यहाँ पर, जबकि ओरिजिनल लंबाई 805 है जो अभी हम लोग देखे थे। कृष्णा की लंबाई 1400 है। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। सोन की 784 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो आपको यहाँ पर इसी से देख लेना है कि गरसोपा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो गरसोपा जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गरसोपा जलप्रपात बनाती है, तो गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये मंडी परिषद का जो परीक्षा हुआ था 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का एक क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाटी में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। रास्ते में ही यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो जोग और गरसोपा एक ही जलप्रपात के नाम है, जोग या गरसोपा। ये शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक जिले में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये अलग अलग प्रकार का अपवाह तंत्र होता है। तो दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी
शाखाओं जैसे तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से ऐसी है, जैसे मुख्य नदी हो गई, कोई इधर से आकर के मिल रही है, कोई इधर से आकर के मिल रही, कोई यहाँ से आकर के मिल रही, कोई यहाँ से मिल गई, कोई यहाँ से मिल गई। तो इससे जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र हो गया। वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक ये मुख्य नदी हो गई और ये सहायक नदियां हो गई। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो मानसरोवर झील के निकट से या मानसरोवर झील के से 3 नदियां निकलती हैं। मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यमुना का मानसरोवर से कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार से आपकी तीनों कट गई। तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु ये तीनों नदियां जो हैं मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये हो गई सिंधु रिवर और ये हो गई सतलज रिवर। देखिए यहाँ से ये दोनों निकल रही हैं, ये मानसरोवर के निकट से, और इसी में से ऐसे जो है ब्रह्मपुत्रा आ जाती है। तो ये तीनों नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु का उद्गम स्रोत सारी दोस्तों उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। मानसरोवर झील के निकट मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न डल दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे आप लोग, और मैं पढ़ करके आपको खुद सुनाता हूँ। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। देख रहे हैं ना, यह तिब्बत से शुरू होती है, जहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी है। नदी का नाम क्या है? तो ये वही नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो और भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और इसकी सहायक नदियां हैं सुबनसिरी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तिब्बत के चिएमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलने वाली यरलुंग शांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इस नदी का नाम दिहांग हो जाता है, तथा असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सुबनसिरी, जयमोली, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, मानस, संकोश, लोहित आदि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। तो तिब्बत के चिएमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलती है।
और निकलने वाली सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानती है। यारलुंग सांगपो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और जब असम में प्रवेश करती तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसका जो है ये याद देख लीजिए, सुबनसिरी, जयमोली, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, मानस, संकोश, लोहित, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार का जो रेगिस्तान है उससे होकर के बहती है कौन सी नदी, बताइए दोस्तों। तो ये है लूनी नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, मंडी परिषद का क्वेश्चन है और रेगिस्तान की छोटी नदी आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लूनी नदी भारत की अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर अंततः गुजरात के कच्छ के रण पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। यह एक मौसमी नदी है। मौसमी का मतलब कि बरसात के दिनों में जोवाई, सुकरी, बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मौसमी नदी है उसमें भी इसकी सहायक नदियां हैं। जोवाई, सुकरी और बांदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो लूनी नदी के बारे में एक और बात कही जाती है कि लूनी नदी जो है मैदानी भाग में उत्पन्न होती है और मैदानी भाग में विलुप्त भी हो जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। शिव किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। शिव किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो शिव किला दर्रा जो है सतलज नदी की घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और शिव किला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसी हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और वहीं पर शिव किला दर्रा का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शिव किला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रा सड़क प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है शिवकिला दर्रा। इसी दर्रे से होकर के सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। अच्छा, पूछ रहा है कि कौन सी खाड़ी नहीं है, बताइए दोस्तों। तो आप देखिए, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये भी सुने हैं, मन्नार की खाड़ी भी सुने हैं, लेकिन अकाबा की खाड़ी नहीं सुने हैं। भारतीय क्षेत्र में हो सके कहीं दूसरी जगह खाड़ी होगी, लेकिन अकाबा की खाड़ी नहीं सुने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अकाबा की खाड़ी जो है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश में स्थित है। अकाबा की खाड़ी जो है, अकाबा, थोड़ा सा प्रश्न दिख नहीं रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ। अकाबा की खाड़ी जो है ये मिस्र, इजराइल,
मिस्र, इजराइल, उसी जॉर्डन और सऊदी अरब वाले क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये तीनों खाड़ियाँ आप भारतीय क्षेत्र में सुने हैं। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में, लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब देश स्थित हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको गल्फ ऑफ अकाबा दिखाते हैं कहाँ पर है। देखिए ये रेड सी है और रेड सी में ये गल्फ ऑफ अकाबा है। इसी में देखिए मिस्र वाला क्षेत्र है, ये इजराइल है, यहाँ पर जॉर्डन ढका हुआ है और ये है सऊदी अरब। तो ये है गल्फ ऑफ स्वेज, जिसमें से स्वेज नहर आती है, ऐसे मिलती है, फिर से स्वेज कैनाल बनाई जाती है। तो ये है। चलिए और भी फिगर हम लिए हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि गल्फ ऑफ अकाबा जो है एक देखिए चीज़ तो सब कुछ है, लेकिन एक नया फैक्ट आया तो इसको देख लिया है। देखिए रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ स्वेज हो जाती है। तो देखिए गल्फ ऑफ अकाबा किसको किसको जोड़ रही है। इजिप्ट हो गया जिसको मिस्र कहते हैं, ये इजराइल हो गया, ये जॉर्डन हो गया और ये सऊदी अरब हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए फटाफट। तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सब देखिए लोअर 19 का एक क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो ये याद रखिए कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आइए एक बार इसको लिखते हैं। तो देखिए कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मूसी, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे भी स्थित है। चलिए और आगे चलेंगे। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झरना जम्मू और कश्मीर से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम जो भारत में ही है, जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झरना। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए।
उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध दूसरा बड़ा, छोटा छोड़िए, उकाई बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो उकाई बांध जो है ये तापी नदी पर स्थित है। तापी या ताप्ती, ताप्ती लिखिए, ताप्ती ज़्यादा अच्छा लगता है। ताप्ती नदी पर स्थित है और ताप्ती नदी उड़ीसा में बहती है। ये गुजरात में है। उकाई बांध जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सब लोअर के क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उकाई बांध गुजरात राज्य में तापी नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो सबसे पुरानी बांधों में से एक है, स्थित है? किस जिले में? ये भी पूछा गया लोअर में ही, देख रहे हैं ना। तो डीप फैक्ट पूछे गए हैं। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो सबसे पुरानों में से एक है, स्थित है? तो बताइए। ग्रैंड एनीकट बांध जो है ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ग्रैंड एनीकट डैम जो है ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कावेरी रिवर पर है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये अमरावती, भवानी, काबिनी, ये सब जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। सुवर्णवती, ये देखिए मेट्टू डैम भी है। मेट्टू डैम भी ये कावेरी रिवर पर ही पड़ता है। तो ये सब जो है कावेरी रिवर पर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कलनई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बनाया, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकलन ने करवाया था। पत्रक में इस प्रश्न में पूर्ण अंक प्रदान किए, तो गलत दिया होगा, तो इसलिए। तो ग्रैंड एनीकट डैम जो है कावेरी रिवर पर है और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले के सीमा पर है। चलिए, इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकलन ने करवाया था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर करिए फटाफट। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो लंबा बांध होता है हीराकुंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध न केवल भारत अपितु विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई इतने मीटर है, 4800 मीटर है, 4800 मीटर है। जबकि बांध की कुल लंबाई 25 की। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। तो हीराकुंड बांध जो है ये केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर बना है। ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? इसका आंसर करिए फटाफट दोस्तों। तो गंडक जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का एक संयुक्त प्रयास है, यह बांध है गंडक सिंचाई परियोजना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है।
दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 68-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। तो गंडक सिंचाई परियोजना में सिंचाई परियोजना यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया, लेकिन गंडक बैराज जो है ये नेपाल और भारत का संयुक्त उपक्रम है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई, बताइए। तो ये आप जानते हैं कि रूस जो है बहुत पुराना मित्र है भारत का, तो सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया है टिहरी बांध परियोजना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जा रही थी, परंतु बाद में यह सहयोग बाधित हो गया। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत सरकार ने इस बांध का निर्माण के लिए कार्य 1994 में दिया। टिहरी बांध का निर्माण वर्ष पूरा हो गया, 6-7 में पूरा हो गया, जबकि परियोजना का दूसरा भाग कोटेश्वर बांध वर्ष 11-12 में पूर्ण हुआ। तो ये जो है पहले तो समझिए कि टिहरी बांध परियोजना जो है किस पर है, भागीरथी नदी पर है। और अभी जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया तो ये उत्तराखंड में हो गया और 6-7 में पूरा हुआ है, जबकि परियोजना का दूसरा भाग कोटेश्वर बांध वर्ष 11-12 में पूर्ण हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये सब जो पेट का सिलेबस दिया है सब उसमें दिया हुआ है, विविध में आपको ये पढ़ना होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध ही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए रिहंद बांध की लंबाई ऊंचाई 91 है, सरदार सरोवर की 163 है, भाखड़ा की 225 है और टिहरी की ऊंचाई जो है 260 है। 260 बहुत ऊंचाई होती है। तो भाखड़ा भी नज़दीकी है, लेकिन थोड़ा सा 60 और 25 में अंतर है। तो टिहरी बांध की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है भारत में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइए दोस्तों। तो भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। चलिए और आगे चलते हैं। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। इसको सतलज या सतलुज कह लेते हैं अंग्रेजी में, यही से हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमान क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रहण गोविंद सागर झील में किया जाता है। गोविंद सागर झील। तो भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है और इससे जो है इसका जल संग्रहण गोविंद सागर झील पर किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये देखिए ये भी 18 का ही क्वेश्चन है। चमेरा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध जो बनाया गया है रावी नदी पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़। बाप रे बाप, ये तो पूरे सबको शामिल कर लिया है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, या रावी नदी पर बना है। हमारा इतना ही देखना था। हाँ, ये भी देख लीजिए, कई बार लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांध है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा बांध है, जिसकी संख्या नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2019 के अनुसार 2394 है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, गुजरात का स्थान। उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की संख्या 130 है। उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की संख्या 130 है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को तो याद ही कर लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बांध जो हैं महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। इसी को मैं आपको बताता हूँ, जायकवाड़ी परियोजना भी कहते हैं। इसी को जायकवाड़ी परियोजना भी कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो पैठन जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जायकवाड़ी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बात का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। तो गोदावरी नदी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और ऑटुकाद झरना मिलेंगे? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर? तो ये जो है मुन्नार हिल स्टेशन, जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और ऑटुकाद झरना देखने को मिलेंगे। तो मुन्नार हिल स्टेशन जो केरल में स्थित है, मन्नार नहीं मुन्नार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये भी देखिए, लोअर का कुछ टिपिकल क्वेश्चन डाल दिया था उसने। लोअर का क्वेश्चन 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का, किस हिल स्टेशन पर? मुन्नार हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और ऑटुकाद झरना मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट, ऑटुकाद झरना मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित दर्शनीय स्थल है। मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ये आसान क्वेश्चन होगा। एक ही झील है जो मणिपुर में है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। इसी पर केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। इसी झील में केबुल लामजाओ
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ पार्क जो है इसी झील में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो लोकटक झील। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। झील के अंदर यह तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी छोर पर स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओडिशा राज्य में जानते हैं महानदी बहती है, तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए फटाफट। यहाँ पर आपको मिलान करना है। अभी आप पढ़े हैं चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न पढ़े हैं चिल्का झील जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बी फर्स्ट, 2 ठो में दिया हुआ है। आइए देखेंगे तो ये और बी और डी तो आंसर कट गए। अब मिलाइए। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु A3। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब मिला लीजिए। उलर झील जम्मू कश्मीर में है और सांभर झील जो है राजस्थान में है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते रहिए। तो देखिए पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, उलर झील जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान में है। तो यहाँ पर पुलिकट देख लीजिए। पुलिकट में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पुलिकट झील जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों कि झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। खारे पानी की झील भी है सबसे बड़ी और सबसे बड़ी झील भी है। तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं चिल्का झील। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह ओडिशा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? बताइए, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो बताइए। तो फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है और इसी फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी जानते हैं कि एक मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो यही भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो इतना महत्वपूर्ण झील है, आप इसको सही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
तो फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है और इसी झील से गोमती नदी निकलती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटांडा में स्थित है। यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। वहाँ की लोकल भाषा में इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है बताइए। थोसेघर वाटरफॉल ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में स्थित है। थोसेघर अंग्रेजी में देखिए थोसेघर वाटरफॉल। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील तो चिल्का है, लेकिन ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये समुद्र के किनारे स्थित है। सबसे बड़ी झील तो चिल्का है, लेकिन चिल्का नहीं दिया हो तो अब जो आपके सामने है उसी में से देखा जाएगा। तो उलर झील जो है चिल्का के बाद सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये ताजे पानी की झील है। तो चिल्का ऑप्शन में न देने के कारण आपका उलर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। झेलम नदी पर है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित उलर झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ये भी याद रखिए, ये गोखुर झील का उदाहरण है। तो इसमें ये वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। नदी और नदी घाटी वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। यहाँ से भूजल संसाधन वाला टॉपिक शुरू होगा। ये प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर करिए फटाफट।